हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल इज वेल। प्यारे बच्चों, एकदम सब बढ़िया, फिट एंड फाइन। सो आज हम लेकर के आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वन शॉट। तो बेटा, लाइट का जो पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट। ये जो पोर्शन है बेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो परसेंटेज है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ज्यादा रहता है। ठीक है, मार्क्स का वेटेज यहां से हमारा ज्यादा रहता है इस वाले पोर्शन से। सो आज हम डिस्कस करेंगे भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बचपन में हमने एक गेम खेला था ना कि ग्लास में वाटर लिया था और उसमें पेंसिल को डिप किया। ठीक है, और हमें ऐसा दिखाई दिया कि पेंसिल अंदर से क्या हो गई भाई, ब्रेक हो गई, टूट गई, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं भाई, ये धोखा हुआ था हमारे साथ। पेंसिल एक्चुअल में टूटी नहीं थी, वो बस दिखाई दे रही थी, क्योंकि वाटर के अंदर से जो लाइट रेज हमारे आंखों पर, आईज पर आ रही थी, वो बैंड होके आ रही थी। ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा था कि पेंसिल क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये जो लाइट रे बैंड होके हमारी आंखों पर आ रही थी, ठीक है, ये जो फिनोमिना है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट वाटर से, ठीक है, बाहर वाले मीडियम एयर में जा रही थी, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट when passes from one medium to another medium is called refraction of light। है ना, वेरी सिंपल, कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो भैया क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब सपोज दैट मानो कि बेटा एक मीडियम लेते हैं और वो मीडियम वन है, मान लेते हैं एयर, और इस एयर से लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। इस मीडियम को बेटा हम लोग मान लेते हैं ये ग्लास लैब है। ठीक है, ये एक ग्लास है और इस ग्लास में लाइट रे क्या कर रही है भाई, एंटर कर रही है। अब देखो होगा क्या। ठीक है, तो जो लाइट रे इंटरफेस पर इंसिडेंट हुई, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब इंसिडेंट रे जैसे ही ग्लास लैब पर इंसिडेंट हुई, तो भैया जो अंदर लाइट रे गई वो सीधे ना जाके क्या हो गई, बैंड हो गई। ठीक है, बैंड हो गई, और ये जो बैंडिंग है इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइट रे बैंड हो गई अंदर, इसको हम बेटा बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब ये जो लाइट रे बैंड हो रही है, हो क्यों रही है बैंड, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है कि लाइट रे बैंड क्यों होती। देखो भाई, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज दैट हमने एयर लिया, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट रे कहां जा रही है, ग्लास में। ठीक है, तो ग्लास में जाते ही होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आ जाते हैं। कितने, देखो भाई, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, ग्लास में जाते ही स्पीड कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड में चेंज हुआ लाइट के, ठीक है, यही रीजन है रिफ्रैक्शन का। इसी की वजह से भाई लाइट रे क्या हो गई, बैंड हो गई। ठीक है, सडन लाइट रे में क्या हुआ, स्पीड में एक क्या आ गया, चेंजेस आ गया, लाइट रे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई स्पीड उसकी। ठीक, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एयर में कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में जाते कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लो लाइट ग्लास से एयर में जाए, वापस ग्लास से कहां जाए, एयर में जाए, तो भी बैंड होगी, क्योंकि ग्लास में कितनी होगी 2 और एयर में जाते कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो चेंज आएगा वो फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, एक बैंडिंग प्रोड्यूस करेगा, और कॉज बनेगा किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, अब बात करते हैं भाई दो ऐसे मीडियम। ठीक है, एक से स्पीड ऑफ लाइट हमने देखा वहां पर एक सर्टेन थी, कितनी, जैसे मान लेते हैं एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहां से जब एक दूसरे मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होके आई, जैसे ग्लास, ग्लास में हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, मोर होगी, उसको बेटा हम लोग कहेंगे रेयर मीडियम। ठीक है, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। और दूसरे मीडियम में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो गई, तो बेटा जहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, उसको बेटा हम कहते हैं डेंसर मीडियम। देखो ऐसे समझो, सपोज दैट एयर से लाइट कहां जा रही है, ग्लास में। ठीक है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट बेटा क्या होगी, मैक्सिमम, ज्यादा होगी, तो एयर को बोलेंगे हम रेयर मीडियम, और ग्लास में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम, तो इसको बोलेंगे बेटा डेंसर मीडियम। क्लियर है ना। अब दूसरे तरीके से समझते हैं, लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, वाटर से
ग्लास में जा रही है, तो ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट बेटा होती है अप्रॉक्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो जब लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी तो वाटर में ज्यादा होगी, तो वाटर होगा रेयर मीडियम, और ग्लास में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम, तो बेटा ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब देखो, जब बेटा लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब देखो बेंडिंग कैसे होगी, ठीक है। सपोज दैट बेटा हम इसको मानते हैं ऊपर कोई रेयर मीडियम है, एयर मान लेते हैं, और लाइट एयर से कहाँ आ रही है, ग्लास में, किसी डेंसर मीडियम में, ठीक है। इसको ग्लास मान लेते हैं, ठीक है, ये डेंसर मीडियम में आ रही है, और ऊपर हम सपोज कर लेते हैं एयर, ठीक है, ऊपर हम सपोज कर लेते हैं एयर। अब ठीक है, ठीक। अब देखो, जो लाइट रे इंसिडेंट हुई एयर से ग्लास स्लैब पर, वो ग्लास स्लैब में जाते ही ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है ग्लास स्लैब के सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको सब लोग जानते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल के पॉइंट पर जब इंसिडेंट हुई तो लाइट रे आप देखो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी कि जो एयर है वो बेटा है रेयर मीडियम, ठीक है। और जब लाइट रे रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस इतनी सी बात है, ठीक है, कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, सपोज दैट लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ठीक है, ये डेंसर मीडियम ग्लास, ठीक है, और ग्लास से लाइट रे सपोज दैट वापस से फिर से कहां जा रही है, एयर में, ठीक है, एयर में जा रही है रिफ्रैक्ट होके। तो अब हम जो ग्लास के अंदर लाइट रे है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे वापस से कहां चलेगी, एयर में। तो जब लाइट डेंसर से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। बात आई ना समझ में, अबे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जब भैया रेयर से डेंसर में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ठीक है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ठीक। अब तीसरा केस, कि अगर लाइट रे किसी एक ऐसे मीडियम पर रिफ्रैक्ट हो रही है जो बिल्कुल उस मीडियम पर रिफ्रैक्ट होते ही इंसिडेंट रे कैसी हो गई, वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलरली लाइट रे इंसिडेंट होगी, सिंपली बोले नॉर्मली, तब ऐसे केस में बेटा क्या होगा, लाइट रे बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली इंसिडेंट हुई, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, जिस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी, बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये केस है कि जिसमें लाइट रे जब नॉर्मली या परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस पर फॉल करती है तो बेटा वो गोज स्ट्रेट, देयर इज नो बेंडिंग, यहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हियर नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, यहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेसिकली दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन की, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़े थे, और फर्स्ट वाला लॉ बिल्कुल कॉमन वही है, सेम, क्या, ठीक है, ग्लास स्लैब नॉर्मल, ठीक। अब जो लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर, ठीक है, तो यहां पर जो लाइट रे इंसिडेंट हुई इसको बेटा बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट होते ही लाइट रे एयर से कहाँ इंसिडेंट हो रही है, ग्लास में, ठीक है। तो रेयर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है, ठीक है ना। तो डेंसर मीडियम में आते ही लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये रिफ्रैक्शन हो गया, इसको बेटा बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन एंड एट ए सेम पॉइंट, दिस वन एट ए सेम पॉइंट, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में होगा, यानी कि जो इंसिडेंट रे
नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक। और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब ये दोनों यहां पर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल नहीं होते हैं, है ना। अब देखो इसका जो दूसरा लॉ है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक। थोड़ा सा क्या चेंज है, यहां पर देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना आई, उसका हमें रेशियो लेना है साइन फंक्शन के साथ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन फंक्शन के साथ जो रेशियो लेना है, इन दोनों का रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर, वो होगा कांस्टेंट, वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल मान लेते हैं कि एक 45 डिग्री पर लाइट रे एयर से इंसिडेंट हुई, और ये जो मटेरियल है सपोज दैट ये ग्लास है, ग्लास में भी बेटा कई टाइप्स आते हैं, सपोज दैट ये फ्लिंट ग्लास है, ठीक है, एक टाइप मैंने बोल दिया फ्लिंट ग्लास है, तो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इस फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल फिक्स रहता है कि मान लो 25 डिग्री हो गया, कितना हो गया 25 डिग्री हो गया, तो आप कितनी भी टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें 45 डिग्री ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 डिग्री ही मिलेगा, यानी कि साइन 45 अपॉन साइन 25, साइन 45 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 25। तो जब हमें इस 45 पर ऑलवेज 25 डिग्री एंगल मिलेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी हर टाइम एक सी वैल्यू मिलेगी। और इस बेटा कांस्टेंट को एक नए नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बेटा कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया मींस यहां पर जो पेयर है मीडियम का क्या है, वो एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास, और इस पर्टिकुलर ग्लास के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू और फिक्स वैल्यू होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को अब एक नए नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम उसको क्या जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो आगे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अभी हम बात कर रहे थे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमें किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है कि लाइट रे किसी एक मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, उस मीडियम में जब जा रही है तो वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल एन से, सिंबल म्यू से, ठीक है, या फिर ईटा से, ठीक है। तो सिंपली हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो होता क्या है, देखो अभी यहां पर हमने देखा कि लाइट रे वाटर से ग्लास में आ रही है, किस में आ रही है, वाटर से ग्लास में आ रही है, यानी कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालते हैं ना वो दूसरे मीडियम का निकालते हैं जिसमें लाइट रे जाती है, किसके रिस्पेक्ट में, जिससे आती है, ठीक है। सपोज दैट मान लो ये मीडियम है 1, ठीक है, और ये मीडियम है 2, तो लाइट रे बेटा मीडियम 1 से कहां जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है, और मीडियम 2 में क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक। तो हम निकालेंगे इस मीडियम की भाई कि ये मीडियम कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ठीक है। सिंपली बोले तो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट रे 1 से जा रही है 2 में, तो हम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब हम बेटा जो बोलते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक। अब देखो कहां जा रही है, ग्लास में, ठीक है, कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है। तो ग्लास और वाटर वाला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में लेते, पहले हम मान लेते ना कि एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड में चेंज होंगे,
ठीक है। तो मीडियम 1 में स्पीड मानते हैं भाई v1 और मीडियम 2 में जाके स्पीड हो गई लाइट की कितनी v2। तो ध्यान दो, समझो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, when light travels from one medium to another medium, the ratio of speed of light in medium 1 to the medium 2 is called relative refractive index। देखो है ना, अब देखो इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं आगे, फिर से दोबारा समझाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 equals to refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1। ये refractive index के टर्म्स में फॉर्मूला जब हमें दोनों मीडियम का refractive index पता हो, ठीक है। और हम जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक, अब देखो फिर से समझाता हूं, एग्जांपल लेते हैं वाटर और ग्लास का। ठीक है, वाटर और ग्लास के केस में लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू, ठीक है, ये देखो तरीका लिखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फिर से लिखते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कहां से आ रही है, वाटर से कहां जा रही है, ग्लास में, तो वाटर पहले लिखा, तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर पहले ऊपर, फिर नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब जस्ट कर देना इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट्स सिंपल। ठीक है, समझ गए ना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है, या फिर बोले वैक्यूम से, ठीक है, या फिर बोले वैक्यूम से, क्योंकि वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, बिल्कुल सेम रहती है, लगभग सेम रहती है, लगभग को हम बिल्कुल एग्जैक्टली भी मान सकते हैं, सेम रहती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए ना। तो जब लाइट रे एयर या फिर वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाए, ठीक है, आनी कहां से चाहिए, कंडीशन ये है कि भाई लाइट रे आनी तो सिर्फ एयर या फिर वैक्यूम से चाहिए, और जाए किसी मीडियम में, रिफ्रैक्ट किसी भी मीडियम में, डजंट मैटर, उसको बोलेंगे बेटा, इस टर्म को बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे ना, जिस मीडियम में लाइट रे जाएगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जाती है, यहां पर देखो भाई लाइट रे जा रही है एयर से कहां, ग्लास में, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उल्टा कर दो इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। समझ गए ना इतनी बात। ठीक है, अब देखो फिर से इस फॉर्मूले को समझाते हैं। सपोज दैट लाइट रे बेटा एयर से कहां जा रही है, ग्लास की बजाय हम ले लेते हैं यहां पर डायमंड। ठीक है, डायमंड मटेरियल ले लेते हैं, लाइट रे जा रही है बेटा एयर से डायमंड में। ठीक है, तो डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर रिस्पेक्ट में कौन है, एयर, तब क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, दैट्स इट। और इसी को हम उल्टा करके लिख लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, क्लियर कट है ना ये बात। ठीक है, अब इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि फॉर्मूला कैसे लिखें। तो स्पीड के टर्म्स में लिखना होता ना, तो जैसे 2 के रिस्पेक्ट, सॉरी 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसको लिखो पहले, ठीक है, पीछे लिख लिया, तो वो पहले तो वो ऊपर और ये बाद में है तो नीचे, और जस्ट कर दो भाई इसका उल्टा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में फॉर्मूला बन जाता है। एब्सोल्यूट की बात करें तो एक मीडियम का कंपलसरी है, क्या होना चाहिए, एयर। ठीक है, एयर, वैक्यूम होना चाहिए, दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर ऊपर और ग्लास के नीचे, जस्ट कर दोगे उसका उल्टा, जी ऊपर और ए
नीचे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, लाइट कहाँ आ रही है, एयर से डायमंड में जा रही है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर ऊपर और डायमंड की नीचे, ठीक है। जस्ट कर देंगे उल्टा इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी अपॉन एन ए, ठीक है। चलो अब करते हैं भाई इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो भाई, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, मीडियम का बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो मीडियम उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेंस होगा, या फिर बोले तो डेंसर होगा, ठीक है। और मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, लाइट रे उतनी ज्यादा क्या होगी, बैंड होगी, ठीक है। तो बैंडिंग क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, बैंडिंग या फिर रिफ्रैक्शन, बैंडिंग या फिर बेटा रिफ्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब लेते हैं एक मीडियम 1 और मीडियम 2, ये लेते हैं बेटा एक रेयरर मीडियम से लाइट रे कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक, ध्यान से समझना। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। अब ये मीडियम डेंसर, जितना ज्यादा आप डेंसर लोगे, ठीक है, एक हमने दूसरा मीडियम लिया रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, इस कंपैरिजन में इसके डेंस, ठीक है, डेंसिटी क्या कर देंगे, ज्यादा, तो ये लाइट रे इसके कंपैरिजन में और ज्यादा बेटा बैंड होगी, ठीक है, और ज्यादा बैंड होगी। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ का, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ का, वो यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे क्या होगा, कम होगा। जब बैंडिंग जितनी ज्यादा होगी ना, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ उतना बैंड कर जाएगी, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा यहां से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर बोले तो जितना ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इस बात को माइंड में रखना। अब करते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 में पुटअप हुआ क्वेश्चन। Refractive indices of glass, water and carbon disulfide are 1.5, 1.33 and 1.62 respectively, ठीक है। तीन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। If a ray of light is incident in these media at the same angle, then write the increasing order of angle of refraction, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका गिवन है भाई हमें, ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ग्लास का गिवन है 1.5, वाटर का गिवन है 1.33 एंड कार्बन डाइसल्फाइड का गिवन है, कार्बन डाइसल्फाइड थर्ड 1.62 रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है कि इन मीडियम्स में लाइट रे की जो बेंडिंग है, ठीक है, लाइट रे की जो बेंडिंग होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फॉर्म होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज एन, वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है इनमें से, 1.62, किसका, कार्बन डाइसल्फाइड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सबसे ज्यादा है, उससे कम कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उससे कम बेटा किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्बन डाइसल्फाइड का है, तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम किसमें होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सबसे कम होगा, उससे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा, वाटर का, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। सबसे कम किसका है बेटा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, ठीक है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। अब देखो इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 1.62 तो सबसे ज्यादा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम, और इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बेटा, ग्लास का, ठीक है। तो इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम इसमें होगा। अभी कम ज्यादा में बहुत कंफ्यूज हो रहा है,
ठीक है। कम ज़्यादा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कम क्या ज़्यादा, छोड़ो। अब देखो एक निंजा टेक्निक, ठीक है, निंजा टेक्निक फॉलो करते हैं और विद इन अ मिनट आंसर आएगा, ठीक है। ये टेक्निक छोड़ो, सिंपली हम लोग जानते हैं कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? 1.62, किसका? कार्बन डाइसल्फाइड का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड क्या होगा भाई? सबसे कम होगा। और अब देख लो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई वाटर का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और बीच में कौन आ जाएगा फिर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास, ये बेटा बीच में आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। चलो आगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 meter per second and in water is 2.25 into 10 to the power 8। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतनी है, वाटर में इतनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली डेंसर? कौन ऑप्टिकली डेंसर है? ठीक है, कौन ऑप्टिकली डेंसर है? जो जितना ज्यादा डेंसर होगा उसमें उतनी कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब कम किस में है? ग्लास में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों को कंपेयर करो, किस में कम है? ग्लास में, ठीक है। तो ग्लास क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। ग्लास क्या होगा हमारा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is less than speed of light in water, that's all, solve. Next, a ray of light is incident normally at the water interface when it enters a thick glass contain filled with water. What will happen to the path of ray after entering the glass? एक ray of light है, normal incident हो रही है, ठीक है, at the water interface। एक interface draw करते हैं और इस पर ray of light बेटा normally incident हो रही है, ठीक है। When it enters a thick glass container filled with water, ठीक है, ये ग्लास का कंटेनर है, इसमें हमने क्या फिल कर रखा है बेटा? वाटर फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है? वाटर फिल कर रखा है, कंटेनिंग वाटर, एक थिक ग्लास का कंटेनर है। तो जब लाइट रे इसमें नॉर्मली एंटर कर रही है तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास? ग्लास में एंटर करने पर लाइट रे के पाथ में क्या होगा? देखो अभी लाइट रे एयर से एंटर कर गई, सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी? वाटर पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वाटर है। तो जब नॉर्मली एंटर करती है तो लाइट रे क्या जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, नो बेंडिंग। एंड लास्ट ये जो ग्लास का इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा कि जब ग्लास से लाइट रे फिर से कहाँ जाएगी? एयर में जाएगी। तो यहाँ पर भी जब स्ट्रेट आ रही है तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, यहाँ पे भी बेटा 90 डिग्री एंगल क्रिएट, परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, यानी कि नो बेंडिंग। व्हाट विल हैपन? नो बेंडिंग, नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग एंड नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो आगे, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर लिख लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा हमें गिवन है 2.42, ठीक है, 2.42 गिवन है। तो हमें डिटरमाइन करना है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? देखो फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब हमें इसकी वैल्यू ये दे रखी है 2.42 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हमें बेटा फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई
2.42, ठीक है। डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 242 से डिवाइड करते हैं, 1 जा 242, 8 5 0 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 484, ठीक है। 6 0 1 0 इंक्रीज करेंगे, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स बेटा डिवाइड चला जाएगा, 1.24 स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स टू 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है भाई? 4/3, ओके। एंड ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है? 3/2, ओके। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में फाइंड करनी है और वाटर में फाइंड करनी है। पता तो है हमें वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती, पर तो फिर फाइंड क्यों करनी है? ठीक है, क्योंकि मार्क्स चाहिए तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, अब भी देखो आंसर आएगा, वैक्यूम में फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला पहला फॉर्मूला हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला इन दोनों में से वो पकड़ो ना जिसकी हमें वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? ग्लास में दी है। किसकी दी है? ग्लास में। तो ये पकड़ो भाई नीचे वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये कितना गिवन है? 3/2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना गिवन है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर हमारा आ गया। पता तो था हमें, बट हमें फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक। अब आगे क्या दिखाना? वाटर में कितनी होगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो वाटर की निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला पकड़ो, क्योंकि यहां पर वाटर गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। तो उधर ले जाओ इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन ANW, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ANW कितना गिवन है? 4/3, ठीक है। 4/3 देखो सॉल्व करते हैं, 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे बेटा तो 0.75 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंसेस, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स के लेंस होते हैं बेटा जो हमें अपने सिलेबस में अभी स्टडी करनी है। एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या होगा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो मिड में थिक होगा, मोटा होगा और एंड पॉइंट्स पर पतला होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस जो मिड में पतला होगा, थिन होगा और एंड पॉइंट्स पर क्या होता है? मोटा होता है, उसे बेटा हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो ये लेंसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखो एक हमने बात करनी है सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो मिड पॉइंट है बेटा ना, उसको हम ड्रॉ करते हैं और इसको मानते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के अब हम लोग पैरेलल लाइट रेस को इंसिडेंट कराने वाले हैं। तो जब पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती हैं तो ये लेंस क्या करेगा भाई? लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन करना, लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन करना। पीछे पढ़ रखा है मिरर का काम क्या था? रिफ्लेक्शन करना, ठीक है। तो लेंस ये रिफ्रैक्शन करेगा, लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करेगा, तो लाइट रेस बैंड होंगी और सभी की सभी लाइट रेस बैंड होके एक कॉमन पॉइंट पर बेटा यहां पर ये क्या कर देगा? मीट कर देगा। देखो सभी की सभी लाइट रेस कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट
पॉइंट पर, ठीक है, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी उसको हम कहते हैं फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सभी की सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इसीलिए बेटा इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ये रियलिटी में लाइट रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो इसका होगा रियल फोकस, रियल फोकस, ठीक। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, सेम वही काम करना हमें, प्रिंसिपल एक्सेस के लाइट रे को पैरेलली इंसिडेंट कराओ, और पैरेलल इंसिडेंट कराने के बाद भैया वो लाइट रेज को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करेगा, और क्या करेगा, डाइवर्ज कर देता है। ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। लाइट रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, आगे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर मीट नहीं करता, तो ये डाइवर्ज करने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है भाई डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब रियलिटी में ये लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं कर रहा, बट एपियर्स टू बी कन्वर्ज, ठीक है, एपियर्स टू बी कन्वर्ज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड, इसी साइड क्या होगा, ऐसा एपियर होगा कि ये सभी की सभी लाइट रेज क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। अब जब बात बोलते हैं ना कि एपियर्स टू बी कन्वर्ज, तो इसका जो ये पॉइंट होगा फोकस, वो कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा इसका, ठीक है, वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो ये है इनका दोनों लेंस का फंडा रिफ्रैक्शन का। कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज अगर पैरेलल इंसिडेंट कराई जाती है, सभी लाइट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्स करता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं, और बेटा इसका क्या होता है, रियल फोकस होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस जो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराएं, बट अपीयर्स टू बी कन्वर्ज, ठीक है, एट द सेम साइड, ठीक है, जहां से लाइट रेज आपने एंटर कराई है, तो इसका क्या होगा, रियलिटी में तो लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, बट अपीयर्स टू बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्चुअल फोकस, ठीक। दूसरी बात बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और यहां भी इस लेंस की फोकल लेंथ दिस साइड होगी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, जब हम न्यूमेरिकल्स पे अभी आएंगे तब बात करेंगे। इससे पहले भाई ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस डिफरेंट टाइप्स की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है, 5 to 6 केसेस हम स्टडी करेंगे, और कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से अभी बताऊंगा, अपने तरीके से आपको बना के समझाऊंगा, एक कॉमन चीज हम लोग लेके चलेंगे और सभी के सभी केसेस इमेज फॉर्मेशन के ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले बेसिक से रूल समझ लो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल की। तो रूल नंबर 1 क्या है कि भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे अगर बेटा पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इस लेंस का रिफ्रैक्शन का नेचर बिल्कुल समझ लिया, ठीक है, क्या कि लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, तो सभी की सभी लाइट रे एक पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। तो पैरेलल वाली जो लाइट रे है ना वो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी कोई लाइट रे अगर फोकस पर इसके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, रूल नंबर 2, ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है, ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो बेटा स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी। ये 3 रूल अपने माइंड में रखना। अब हम बनाएंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला केस देखो, क्या करना है, सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ करना है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। अब ये करता है रिफ्रैक्शन, एक तरफ से आएंगी लाइट रेज और दूसरी तरफ जाएंगी, तो हमें दोनों साइड फोकस ड्रॉ करना है, फोकस और फोकस, ठीक है। और ये होगा बेटा सेकेंडरी फोकस इसका, ठीक है, 2F को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस, और इधर भी सेकेंडरी फोकस ड्रॉ करना है। ये होगा इसका प्राइमरी फोकस, जहां पर ये एक्चुअल में लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो सबसे पहला केस, ठीक है, एक ऑर्डर से चलते हैं। सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस होगा, तो इंफिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वहां से लाइट रेज बेटा कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट
इन्फिनिटी, ठीक है। और पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर मीट करती हैं, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, फोकस। तो यहीं पर हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी। और जो इमेज लेंस के दूसरी साइड बनती है, इस साइड ऑब्जेक्ट, लेंस के दूसरी साइड बनती है, रियलिटी में लाइट रेज यहां पर कन्वर्ज हो रही है, वो इमेज कहलाती है रियल एंड, और रियल के साथ कैसी बनती है, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा साइज कैसा होगा, बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। तीसरा कहां पर बनेगी भाई, एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी बेटा फोकस पर। दूसरा केस, अब इंफिनिटी से थोड़ा आगे आओ, ठीक है, थोड़ा आगे आओ, ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी और 2f के बीच में, यानी कि बियॉन्ड 2f। तो पहला काम भाई करना है, लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट कराना है, पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से पास करा देनी है, ठीक है, वेरी सिंपल। और दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है, ठीक है। रूल पता है, ऑप्टिकल सेंटर से जब पास कराते हैं तो स्ट्रेट पास होती है, ठीक है। तो ये लाइट रे स्ट्रेट पास होगी, जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर बेटा क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कैसा था, सीधा था, इरेक्ट। इमेज कैसी बनी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड, ठीक है। और कहां बनी, एफ और 2f के बीच में। और जो इमेज लेंस के दूसरी साइड बनती है उसे क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर भी इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज को ऑब्जर्व करो, साइज को ऑब्जर्व करो तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनी है, छोटी बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन कहां पर बनी है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, फोकस और सेकेंडरी फोकस के बीच में, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड केस, और आगे ले आओ ऑब्जेक्ट को, अब रखना है 2f पे, ठीक है। तो पहला काम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ जो फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे जो इंसिडेंट करानी वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे स्ट्रेट करा देनी है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करते हैं तो इमेज भी कहां बनेगी, हमारी 2f पे बनेगी, और बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, सेम साइज। और तीसरा बेटा एट 2f, सेकेंडरी फोकस पर 2f पे रखोगे तो 2f पे ही बनेगी, ठीक है। फोर्थ, और आगे ले आए ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, ठीक है, f और 2f के बीच में एक वही काम करना है, पैरेलल फोकस से पास होगी। दूसरा काम वही करना है, सेंटर ऑफ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी जो स्ट्रेट पास होगी। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मीट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। अब ऑब्जर्व करो कि इस बार इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। अभी भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, बट कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। और तीसरा, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा तो इमेज बनेगी 2f से पीछे, बियॉन्ड 2f, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5, और आगे लेके आए ऑब्जेक्ट को। अब रखा हमने भाई f पर, फोकस पर रखा है ऑब्जेक्ट को। तो एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट कराई, वो फोकस से रिफ्रैक्ट हुई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कराई जो स्ट्रेट चली गई। दोनों लाइट रेज ऐसा लग रहा है बिल्कुल पैरेलल जा रही हो। पैरेलल लाइट रेज ऐसा मानते हैं कहाँ मीट करेंगी, जाके फोकस पर। यहाँ कहीं नहीं दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। कहाँ मीट करेंगी, जाके एट फोकस पर। तो फोकस पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो लेंस के बेटा दूसरे साइड बन रही है इमेज, इधर ऑब्जेक्ट है, लेंस के दूसरे साइड कौन सी होगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां बनेगी, एट फोकस, ठीक है। और कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये तीन बातें जो है सभी में हमें जो है बना करके, या तो देखो बना करके लिख लो, या तो इन तीन बातों को ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। केसेस ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कॉमन चीज मैंने क्या बोला था, लेके चलूंगा, पैरेलल, पैरेलल वाली
फोकस से पास करानी है, ठीक है। दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर, ये कॉमन चीज है, ठीक है। फोकस से पास कराओ, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, ठीक है। अगर आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है, ये डिस्टेंस सारी सही ली है, जो हमें सी और एफ के बीच में डिस्टेंस इधर रखनी है वही इधर रखनी है, तो आपका एक्यूरेट बिल्कुल डायग्राम बनेगा। और ये इंफॉर्मेशन आपको खुद पर खुद ये डायग्राम देगा, इसको रटने की जरूरत नहीं। अब देखो लास्ट वाला केस, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को और आगे कर दिया एफ और सी के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे वही पैरेलल इंसिडेंट कराई जो कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। अब लग रहा है ना कि वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। दे विल नेवर मीट इन दिस साइड, इस साइड में वो कहीं जा करके मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई उस साइड में मीट नहीं करेंगे तो उधर इमेज नहीं बनेगी। ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें, इकलौता बेटा ऐसा केस है जिसमें क्या होगा, लाइट रेज को हमें पीछे देखना पड़ेगा, पीछे की तरफ। ऐसा लगेगा ना कि दे अपीयर्स टू बी कन्वर्ज, और जिस पॉइंट पर वो अपीयर्स टू बी कन्वर्ज होगा ना, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी। और वो कैसी होगी बेटा, जो इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइड बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, उसको कहेंगे बेटा वर्चुअल। और कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट बनी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वाला केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा साइज देखो भाई, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा सेम साइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट बेटा उसी साइड, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज को हम देख सकते हैं ऐसे ही सिंपली। एक हमारे पास सिंपल बेटा वो होता है ना मैग्नीफाइंग लेंस, वो यही होता है। जैसे आपने देखा होगा ओल्डर सीनियर सिटीजन लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता ना छोटा छोटा सा लिखा हुआ, तो वो इसी लेंस का यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके अपने आंखों के सामने लगा के जो है बुक को या फिर न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो एक वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन जाती है उन छोटे छोटे लेटर्स की, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी हो जाती है, बड़ी, और आसानी से वो क्या कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं, ठीक। तो ये थे 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बनाएंगे भाई कॉनकेव लेंस, तो उसके लिए कॉनकेव लेंस के रूल समझ लो, ठीक है। वही रूल है लगभग सेम, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। रूल नंबर 1, अगर लाइट रे को हम पैरेलल इंसिडेंट कराएं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल वाली लाइट रे को ये क्या कर देगा, ये तो डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। बट ऐसा लगेगा ना अपीयर्स टू बी पास फ्रॉम फोकस, तो ये ऐसा लगेगा ना ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है। ये लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, बट फोकस से नहीं पास हो रही, वो तो गई डाइवर्ज होके, ठीक है। ये वर्चुअली लाइट रे है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास कराओगे तो वो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, है ना, स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से। तीसरा रूल है एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल बेटा आपका कोइंसाइड करेगा जाके कहाँ, फोकस पर, ठीक है। तो एक ऐसे पॉइंट पर अगर लाइट रे को इंसिडेंट कराओगे तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लेंस उसको क्या कर देगा, पैरेलल बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा, पैरेलल बना देगा। और पैरेलल बनाने के बाद ये जो आपकी लाइट रे है ये रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है डायग्राम में। तो ये लाइट रे जो है ना, इस पॉइंट पर अगर आप इंसिडेंट कराओगे, जो पॉइंट इसके फोकस पर जाकर के बिल्कुल सीधे दिखेगा, तो ये लाइट रे क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल हो जाने के बाद आप देखोगे तो इसको पीछे ड्रॉ कर सकते हो पैरेलली ऐसे, ठीक है। ये वाला रूल, तो ये वाला रूल किसी काम का नहीं है, ठीक है। ज्यादा माइंड मत लेना इस रूल को। 2 रूल बेसिकली हमें काम में लाने हैं, कौन से, एक बार पैरेलल इंसिडेंट करानी है, एक बार ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी, बस 2 रूल माइंड में रखो, 2 ही कॉमन चीजें, और हम इमेज का फॉर्मेशन सिंपली कर सकते हैं। क्यों हम ज्यादा चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, ठीक है। अब देखो इन्हीं 2 रूल की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव लेंस का, ठीक है। कॉनकेव लेंस लिया, ऑप्टिकल सेंटर फोकस बनाया, सेकेंडरी फोकस बनाया, ठीक। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है। पहला काम वही करना है, सॉरी ये इमेज है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, और ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद पहला रूल, पैरेलल इंसिडेंट कराओ। पैरेलल इंसिडेंट कराने के बाद वो लाइट रे क्या करेगा बेटा, डाइवर्ज करेगा, लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज करने पर ऐसा लगेगा ना अपीयर्स टू बी पासेस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये कहां से पास हो रही है लाइट रे,
फोकस से पास हो रही है, ऐसा लग रहा है ना कि ये फोकस से पास हो रही है, तो लाइट रे फोकस से पास हो रही है, रियलिटी में तो नहीं पास हो रही है। दूसरी लाइट रे को क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, वो तो उधर डाइवर्ज हो गई, बट उसको पीछे देखा तो हमने वो अपीयर्स टू बी कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, तो दोनों लाइट रे इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई नजर आएंगी, और यहीं पर हमारी क्या बनेगी, इमेज। अब जो इमेज है वो बेटा ऑब्जेक्ट की साइड बनी, लेंस के इस साइड ऑब्जेक्ट और लेंस के इसी साइड क्या बनी, इमेज बनी, और ऑब्जेक्ट से कैसी बनी, छोटी बनी। तो ये जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, ये हमेशा कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ये इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड ही बनाएगा और ऑब्जेक्ट से छोटी बनाएगा। इसका सिंपल सा एक ही केस है, ठीक है, इसका एक ही फंडा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा, सेम साइड ऑन द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में जो काम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर करता था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती थी, तो वही काम यहां पर कौन कर रहा है, कॉनकेव लेंस कर रहा है कि कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। तो ये तो थे केसेस। अब हम बढ़ते हैं भाई थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ इस चैप्टर में, और डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला, ठीक है। इस एक फार्मूला से, ये जो ब्रह्मास्त्र है लेंस फार्मूला, इससे न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। तो लेंस फार्मूला समझते हैं क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। f इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, f को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, u ऑब्जेक्ट लेंस, और v से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस। कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ पुराना वाला है, f फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, कहां से, फ्रॉम द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एंड v इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, v/u, ठीक है। तो लेंस वाले में क्या लिखना है, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू v/u, ठीक है। अब जरा याद करो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैग्निफिकेशन क्या था, m इक्वल्स टू माइनस v/u था ना, यहां बेटा माइनस साइन हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इस बात का याद रखना, m इक्वल्स टू v/u। लिटिल थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, वहां प्लस की जगह माइनस आएगा और यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। दूसरा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज hi टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। ये फॉर्मूला सिंपल बिल्कुल सेम एज इट इज वही रहेगा, hi/ho, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूले से अभी हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स, अब बेटा खेल होने वाला है प्लस और माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस का। तो बाजुएं टाइट कर लो, दिमाग की बत्ती खोल लो, है ना। अब प्लस और माइनस का खेल होने वाला है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई प्लस और माइनस में कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की, ठीक है, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, हमने अपने लेंस को यहाँ ओरिजिन पे सिचुएटेड कर रखा है, उधर भाई होती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा हमें लेफ्ट साइड पुट करना है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लेते हैं u, और u ऑलवेज कैसा रहता है, निगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज कैसा रखना है भाई, नेगेटिव, क्योंकि वो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मेजर की जा रही। अगर इस ऑब्जेक्ट ने रियल इमेज फॉर्म की तो लेंस के दूसरे साइड फॉर्म करेगा, मान लेते हैं यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई, इमेज डिस्टेंस v लेते हैं, ठीक है। v कैसी आएगी, अगर रियल बनेगी तो उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर लेंस के केस में जब v आपकी पॉजिटिव होगी तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बेटा v, अगर इमेज कैसी होगी, रियल होगी, तो आपकी v कैसी होगी, पॉजिटिव। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बेटा इधर ही फॉर्म होती है, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आपकी v कैसी रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। इफ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, इफ वर्चुअल इमेज, तब v कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये तो थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात, v और u। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। देखो कॉन्वेक्स, वर्ड याद रखना कॉन्वेक्स, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो,
कॉन्वेक्स की बेटा फोकल लेंथ जो होती है ना वो ऑलवेज हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव की बेटा फोकल लेंथ लेते हैं हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कैसी लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑलवेज कैसी लेनी है, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गई भाई हमारी लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। प्लस माइनस का खेल इसका खत्म। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पर, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या, m इक्वल्स टू v अपॉन यू, और दूसरा क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट फॉर्म में रहेगा, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो मेजर की जाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस के करस्पॉन्ड। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज, हम यहाँ पर एच ओ से डिनोट करते हैं, ऑलवेज कैसी रखनी है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड हाइट ऑफ इमेज, अगर रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस के करस्पॉन्ड मेजर की जाएगी ना, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो बेटा जो हाइट ऑफ इमेज है ना, अगर इमेज कैसी होगी हमारी, रियल, इफ रियल, ठीक है, तब क्या होगा, हाइट होगी नेगेटिव में, ठीक है। और अगर इमेज होगी वर्चुअल, इफ वर्चुअल, तब जो हाइट होगी वो बेटा कैसी होगी, पॉजिटिव में, ठीक है। और ये बात हम सब जानते हैं भाई, मैग्निफिकेशन m, ठीक है, m कैसा होगा जब निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव का मीन्स क्या हुआ, रियल इमेज फॉर्म्ड। जब रियल इमेज फॉर्म होगी तब आप मैग्निफिकेशन जो निकालोगे इमेज डिस्टेंस से वाले फॉर्मूले से या फिर हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले, तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव इन द फॉर्म ऑफ रियल इमेज, ठीक है, जब रियल इमेज फॉर्म होगी। और मैग्निफिकेशन रहेगा पॉजिटिव जब आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये बात भाई पुरानी वाली है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल, ठीक है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर बस v में है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस v, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव मिलेगी हमें तो पॉजिटिव का मतलब होगा रियल इमेज, और इमेज डिस्टेंस अगर निगेटिव में है इसका मतलब है वर्चुअल इमेज। बाकी सारी बातें साइन कन्वेंशन वही है जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर में पढ़ा था, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं, बस इन बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। अब खेल खेलते हैं भाई न्यूमेरिकल का, करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। सीबीएसई 2024 में पूछा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, ठीक है भाई। ऑफ ए कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव में, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, v बेटा हमें फाइंड आउट करना है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ गिवन है -1/15 इक्वल्स टू बेटा हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, और u गिवन है -30, माइनस माइनस प्लस 1/30, v इधर आके होगा माइनस, ये बेटा हो जाएगा इधर आके प्लस 1/30, 50 का एलसीएम 30, 2 + 1 = 3y, 30, 10, 1/10, देन v इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस साइन बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी बताया ना जब माइनस आएगा v तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट क्या है बेटा, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, placed at a distance of 10 centimeter, u equals to -10 centimeter from a convex lens। convex lens की focal length पॉजिटिव में लेते हैं, ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल है, सारी चीजें यहां से देखो क्लियर होंगी। हमें क्या गिवन है बेटा, फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और इमेज डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ 1/20 इक्वल्स टू v फाइंड आउट करना है, माइनस माइनस प्लस 1/10, ठीक है।
-1/v इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10, एलसीएम लेते हैं, आएगा एलसीएम बेटा 20 -1 प्लस 2, -1/v इक्वल्स टू बेटा हमें मिलेगा 2 -1 प्लस 1/20, तो v इक्वल्स टू बेटा आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, v इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना इतना? चलो अब v माइनस का आया, माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो नेचर पूछा है ना, माइनस का मतलब बेटा क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ये नेचर फाइंड आउट हो गया। तीसरा हमें निकालना साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, यही तो साइज होता है ना। तो इसके लिए बेटा हमें मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन b अपॉन u वाले फॉर्मूले से पता लगाएंगे, m इक्वल्स टू v अपॉन u, m इक्वल्स टू v की वैल्यू बेटा माइनस का 20 अपॉन u की वैल्यू बेटा माइनस का 10, माइनस टू माइनस कैंसिल, 10 टू 20। देखो भाई मैग्निफिकेशन आया ना प्लस का, और प्लस का मतलब वर्चुअल है डायरेक्ट, बात क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, अब लगाएंगे m इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो 2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 गिवन है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, देन हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 जा 4, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा हाइट ऑफ इमेज। दैट्स ऑल। ठीक, क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। A converging lens of focal length 5 cm is placed at a distance of 20 cm from a screen। एक converging lens है बेटा, वो स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस है ना। और स्क्रीन पर हम सब जानते हैं कौन सी इमेज बनती है, स्क्रीन पर बेटा बनती है रियल इमेज। तो जो रियल इमेज स्क्रीन पर बन रही है, वहां से एक पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्वेक्स, क्योंकि कन्वर्जिंग बोले तो कॉन्वेक्स, जो कि भाई 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस है। तो इमेज जो स्क्रीन पर बन रही है, वहां से लेंस की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, बोले तो ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v। और रियल इमेज बन रही तो v कैसी लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो v इक्वल्स टू हमारे लिए गिवन है बेटा प्लस का 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस का 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या फाइंड करना है, हाउ फॉर फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो जो ऑब्जेक्ट है भैया उसको कहां पर प्लेस करें, ठीक है, ताकि ये लेंस उसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर 20 सेंटीमीटर पर बना पाए। u फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। लगाते हैं सिंपली लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u बेटा फाइंड आउट करना है 1/v माइनस 1/f, वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 1/20 माइनस 1/f। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 1/u इक्वल्स टू एलसीएम 20, 1 माइनस 4, तो 1/u इक्वल्स टू माइनस 3/20, u इक्वल्स टू माइनस 20/3, डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा माइनस 6.66 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट हमें कहां प्लेस करना होगा, 6.66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तभी जाके ये लेंस इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर पर बना पाएगा। सिंपली यू फाइंड करना था। देखो यू हमेशा हमारा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। अगर यू आ गया यहां पर पॉजिटिव में, तो समझ जाओ हमारा आंसर कहीं ना कहीं क्या है भैया, गलत आ गया है। तो यू ऑलवेज हम नेगेटिव लेते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो नेगेटिव में ही हमें आंसर उसका मिलना भी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। क्या होती है पावर ऑफ लेंस, क्या करना है भाई, जो लेंस की फोकल लेंथ है उसका कर देना है रेसिप्रोकल। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ सिंपली इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर को बेटा डिनोट करेंगे P से। ठीक है, और क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, बन जाएगा बेटा भाई पावर ऑफ लेंस, और मेजर करेंगे इसको डायप्टर में, SI यूनिट इज डायप्टर। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ शुड बी पुट इन मीटर ऑलवेज। जब भी हमें पावर फाइंड आउट करनी होगी लेंस की, तो हमेशा फोकल लेंथ को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। अगर मीटर में गिवन है तो ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर में गिवन है या फिर मिलीमीटर में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो मीटर में, फिर जाके इस फॉर्मूले में यहां पुट करो, हमें मिलेगी पावर ऑफ द लेंस। ठीक, अब देखो इस रिलेशन से क्या प्रूफ हो रहा है,
शो हो रहा है सीधे सीधे कि जो फोकल लेंथ है ना वो पावर के क्या हो गई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। ठीक, कंसीडर करते हैं एक थिक लेंस, ठीक है, थिक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो कम होती है तो पावर क्या होगी ज्यादा, तो थिक लेंस की पावर ज्यादा होती है। कंसीडर करते हैं एक थिन लेंस, थिन लेंस, ठीक है ना, तो थिन लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो थिक लेंस की बेटा पावर क्या होगी कम होगी। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे कैसे पावर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ऑफ ए लेंस। देखो छोटा सा एक टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइंड किया कॉनकेव के साथ, कॉनकेव के साथ फिर कंबाइंड किया कॉन्वेक्स लेंस को, तीनों लेंस को आपस में कंबाइंड किया तो इनकी टोटल पावर क्या होगी। देखो इसकी पावर मैं मान लेता हूं P1, इसकी पावर मैं मान लेता हूं P2 और इसकी पावर मैं मान लेता हूं P3, ठीक है, तो इनकी जो टोटल पावर होगी तीनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन की वो होगी P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3। सपोज दैट P1 अगर मान लें प्लस का 4 डायप्टर, P2 अगर मान लें माइनस का 2 डायप्टर। क्यों भैया माइनस क्यों मान रहे हो, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है, नेगेटिव होती है ना, तो पावर भी कैसी आएगी नेगेटिव ही आएगी, कॉनकेव की पावर नेगेटिव ही होती है। ठीक है, तीसरा अगर मैं P3 की पावर मान लूं प्लस का 6 डायप्टर, ठीक है, अब देखो टोटल पावर तीनों की क्या होगी P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, तो टोटल पावर P1 की वैल्यू बेटा प्लस का 4 माइनस 2 प्लस का 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2 8, आ जाएगा आंसर भैया 8 डायप्टर। तो कंबाइंड जो पावर होगी तीनों लेंस की वो 8 डायप्टर बनेगी जाके। चलो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, सीधे हमें फोकल लेंथ गिवन है। अब इससे कैसे निकालेंगे पावर, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी फोकल लेंथ गिवन है, क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर, किसकी फोकल लेंथ है ये कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो प्लस की रखनी है, कर लो इसको कन्वर्ट किसमें मीटर में, आ जाएगा 0.25 मीटर। क्लियर है ना इतना, अब लगा दो भाई पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, 1/0.25, 100/25 प्लस का 4 डायप्टर आ गया आंसर। क्लियर है इतना, ठीक, चलो नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, नेगेटिव में कितने गिवन है 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर, ठीक है, कन्वर्ट कर दो इसको मीटर में, माइनस 0.5 मीटर, लगा दो पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/0.5 माइनस का 10/5, आंसर आ जाएगा माइनस का 2 डायप्टर। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये दोनों क्वेश्चन। चलो आगे, द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, सॉरी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, इस बार हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, और गिवन क्या है द पावर ऑफ लेंसेज इज, ठीक है, एक लेंस की पावर है +2 डायप्टर, एक लेंस की पावर है -2 डायप्टर, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सेम वही फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f, क्या फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ, तो F इक्वल्स टू बनेगा 1/p, लगा दो 1/ कितना पावर है 0.2 डायप्टर, ठीक है, आंसर क्या आएगा भाई 5 यानी कि प्लस का 5 डायप्टर, सॉरी प्लस का 5। देखो जब हमने पावर निकालनी होती है तब हम मीटर में कन्वर्ट करके लगाते हैं, आंसर आता है डायप्टर में, ठीक है, तो डायप्टर से जो हमें फोकल लेंथ मिलेगी किस में मिलेगी, मीटर में मिलेगी, है ना, किस में मिलेगी, मीटर में मिलेगी, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अभी आंसर हम इसको मीटर में ही छोड़ देते हैं। आगे देखो B इक्वल्स टू हमें दे रखा -2 डायप्टर, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल्स टू भैया 1/f, तो F इक्वल्स टू 1/p, 1/2 और वो भी माइनस का, ठीक है, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस का 0.5 मीटर, इस चीज को ध्यान रखना 0.5 मीटर, यहां सेंटीमीटर पुट मत कर देना जल्दबाजी में, ठीक है, क्योंकि मीटर से जाओगे डायप्टर पे तो डायप्टर से किससे आओगे मीटर में, मीटर से फिर आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है, मीटर में आंसर छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे हमें मीटर में आंसर मिलेगा, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा बेटा 500 सेंटीमीटर,
क्लियर है ना। और यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा बेटा माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो ये बी वाले की फोकल लेंथ माइनस 50 सेंटीमीटर और ए वाले की फोकल लेंथ होगी बेटा प्लस की 500 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूं अगर आपसे नेचर क्या होगा, तो माइनस का ये कौन सा लेंस होगा, माइनस इंडिकेट करेगा बेटा ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। और इसका जो प्लस है, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है, इतना क्लियर कट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस ए हैज ए फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर वेयर एज लेंस बी हैज फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो विच लेंस हैज मोर पावर एंड बाई हाउ मच, किस लेंस की पावर ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा पावर का पता कैसा चलेगा भैया, हम जानते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो भाई फोकल लेंथ किसकी कम है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए जो है वो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी से क्या है, कम है। तो पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। तो बेटा ए लेंस की पावर बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड बाई हाउ मच, कितनी ज्यादा होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं पावर। पहले हम ए की पावर निकालेंगे फिर बी की पावर निकालेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ए। ठीक है, पावर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ये फोकल लेंथ फिर से भैया मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 0.25 मीटर। यहां पुट करो 0.25। ठीक है, तो पावर ऑफ ए कितना आ जाएगा, प्लस का 4 डायप्टर। क्लियर है इतना। चलो उधर आ जाओ, फोकल लेंथ ऑफ बी मीटर में कन्वर्ट करो, 0.6 मीटर। फॉर्मूला लगाओ, पावर ऑफ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ बी। तो पावर ऑफ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पावर ऑफ बी इक्वल्स टू 6 1 जा 6 4 1.66 डायप्टर। ठीक है, अब कितनी ज्यादा है, माइनस कर देंगे भाई, ए की ज्यादा है बी की कम है, पता लगाना। देखो कैलकुलेट करने पर बिल्कुल प्रूफ होके आ गया ऐसे भी कि ए की पावर ज्यादा है और बी की कम है। कितनी ज्यादा है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ए में से बेटा बी को करो -4 माइनस 1.6 तो मिलेगा 2.4 डायप्टर। ठीक है, 2.4 डायप्टर। इन दोनों लेंसेज की पावर में डिफरेंस है। लेंस ए की पावर बी से कितनी ज्यादा है, 2.4 डायप्टर। क्लियर है इतना। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से। सो फाइनली बेटा ये चैप्टर यहीं पे होता है फिनिश। और वन शॉट में आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कवर अप किया। अब बेटा आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो और ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। क्योंकि ना अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से बनता है तो वो आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, क्योंकि 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। अब उस मार्कशीट के पेपर पर 1 नंबर जो तुम यहां से लेकर के आओगे ना, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगे रहो इसी तरीके से, मेहनत करते रहो और एग्जाम की तैयारी में जुटे रहो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।